राज्यसभा के सम्मानित सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सतीश शर्मा जी, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी जी, जम्मू कश्मीर के कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री विक्रमजीत सिंह जी, डॉक्टर संजय बंसल जी, संदीप मेंगी जी, शौकत कयूम जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित उद्यमी, उद्योग जगत के सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज हम ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण आयोजन में चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं जब वैश्विक राजनीति और वैश्विक व्यापार दोनों अत्यंत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। कल मिडिल ईस्ट में हुए डेवलपमेंट को आप सबने देखा है। टैरिफ को लेकर के भी निरंतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में गठबंधन रोज तेजी से बदल रहे हैं और हर देश खुलकर या चुपचाप अपने हितों को पहले रखने के बारे में विचार कर रहा है। ऐसे माहौल में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मुझे लगता है कि वो भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को कितना हम मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब व्यापार समझौतों पर विश्वास कम होता है तब देश वही टिकते हैं जिन्होंने संकट से पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में निवेश ज़्यादा किया हो। अधिक से अधिक भारत में निर्मित वस्तुओं का मतलब है अधिक भारतीय रोजगार, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण जिसकी रीढ़ मजबूत हो और जो सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। भारत के पास बहुत कुछ है, स्किल भी है, बुनियादी ढांचा भी अब काफ़ी बेहतर हम बना चुके हैं, डीप टेक कल्चर है जो केवल कीमत पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई विषयों पर बात की है। मेरा भी मानना है कि पिछले 11-12 वर्षों में देश में बड़ा बदलाव हुआ है और देश की क्षमता में भी बड़ी वृद्धि हुई है। आजकल किसी भी देश में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है कि वो अपने देश में अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा स्वाभाविक सवाल होता है कि क्या उनके पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देने की इच्छा शक्ति और योजना है या नहीं है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दुनिया की पूरी व्यापार व्यवस्था अब दोबारा लिखी जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि भारत ने अपना अध्याय 2014 से नए सिरे से लिखना प्रारंभ किया और इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है, जिनके नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भरता की एक नई राह पर चलने का फैसला किया। जब दुनिया निर्भरता पर बहस में उलझी हुई थी तो भारत के प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक तयशुदा रास्ता अपनाया, बल्कि उस रास्ते को खुद बनाने के लिए भारत का व्यापार जगत आगे आया। मेक इन इंडिया कोई सरकारी या चुनावी नारा नहीं था। मैं मानता हूं कि यह एक आत्मविश्वास से भरे भारत का क्रांतिकारी निर्णय था। मुझे लगता है कि इस राष्ट्र के अमन में विश्वास पैदा हो जाए, वह क्या बना सकता है वही राष्ट्र तय कर सकता है कि वो भविष्य में कुछ भी और सब कुछ बना सकता है। यह व्यावसायिक समुदाय के लिए
मुझे लगता है कि मूल मंत्र है। इसे आप स्लोगन भी कह सकते हैं। भारत ने तय किया था कि उसे साधारण नहीं बल्कि सशक्त बनना है। आज परिणाम भी हम देख रहे हैं। हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, बल्कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम बन गए हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आज भारत असली आर्थिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। आज भारत किसी फॉरेन कंट्री के अप्रूवल के लिए भागदौड़ नहीं कर रहा है, बल्कि भारत अपनी शर्तों पर प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है और हर क्षेत्र में अपने दमखम के बल पर जीत भी हासिल कर रहा है। आज आपके बीच में ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि बदलाव की ये बयार जम्मू कश्मीर में भी और तेज हो, ये बड़ी ज़रूरत है। बयार महसूस तो की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गति देना अभी बाकी है। आप सब मिलकर के ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब वह ठहर कर अपने औद्योगिक विकास को परखता है और फिर उसे रीअलाइन करता है। जम्मू कश्मीर के साथ भी यही हुआ। ये सच है कि निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ काफ़ी कम आया था। परिस्थितियाँ थी, मैं उनमें आज नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक निर्णय और भारत सरकार की न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के कारण उसको गति मिली और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्वदेशी के लिए आवश्यक एमएसएमई के क्षेत्र में भी बदलाव दिखाई पड़ा। नई औद्योगिक नीति द्वारा जम्मू कश्मीर को देश के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में शामिल होने का अवसर मिला और आज मैं कह सकता हूं कि रोजगार में भी एक सुनहरी पटकथा लिखने का प्रयत्न जम्मू कश्मीर ने किया था। मुझे याद है कोविड का दौर था, देश के किसी राज्य ने, और मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूं, देश के किसी राज्य ने बिजनेस और इंडस्ट्री को 5% सीधे इंसेंटिव देने का काम केवल जम्मू कश्मीर ने किया था। देश के किसी विकसित राज्य ने भी नहीं किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने निजी रुचि लेकर के न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनाने में पूरा समय दिया था। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम चलता था, यहाँ बैठे सभागार में अनेक लोगों को मालूम है, और उसी तर्ज पर माई टाउन माई प्राइड, बाकी जो काम होते थे वो होते थे। उसमें एक प्रमुख काम ये भी था कि हर पंचायत से ऐसे नौजवानों को, ऐसे नवयुवतियों को चिन्हित करना जो खुद अपना रोजगार करना चाहते हैं, खुद छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और मुझे स्मरण है कि बड़े पैमाने पर, वो संख्या बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे नौजवान मेरे संपर्क में भी हैं। बड़ी संख्या में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर गाँव के स्तर तक बने, कस्बों में बने। संगठित क्षेत्र में भी अनेक औद्योगिक इकाइयाँ आज उत्पादन कर रही हैं और ये मोटे तौर पर 2020 से अब तक 15,940 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो पूरी तरह से उत्पादन में है। लगभग 75,000 लोगों को रोजगार भी मिला। इसके अतिरिक्त 1,028 इकाइयों ने 27,613 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ काम प्रारंभ किया है, जिनमें 396 इकाइयाँ मार्च 2026 तक उत्पादन प्रारंभ कर सकेंगी। 1,316 स्टार्टअप्स आज रजिस्टर्ड हैं जम्मू कश्मीर के, और खुशी की बात यह है कि 471 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही हैं, हमारी बच्चियां कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्वदेशी और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान को सशक्त बनाने में भी PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत भी विकास की नई पटकथा जम्मू कश्मीर ने लिखी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की इस योजना के तहत 2021-22 में मैन्युफैक्चरिंग
और सर्विस यूनिट स्थापित करने में जम्मू कश्मीर देश के सभी राज्यों में नंबर 1 था और रिकॉर्ड 21,640 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट की स्थापना जम्मू कश्मीर में हुई। और देश के सबसे बड़े राज्य जहां से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश, उसने 12,594 यूनिट स्थापित करते हुए दूसरा स्थान पाया और मध्य प्रदेश 8,082 यूनिट स्थापित करके तीसरा और 5,972 यूनिट स्थापित करके तमिलनाडु चौथा और 5,877 यूनिट स्थापित करके कर्नाटक पांचवा और अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे 4,140 यूनिट स्थापित करके गुजरात छठवां। तो जम्मू कश्मीर ने पटकथा खुद लिखी है, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने इंडस्ट्रियल और आर्थिक नीतियों को रियलाइन करते हुए जम्मू कश्मीर के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के लिए जम्मू कश्मीर को भी सक्षम बनाने में पूरी तन्मयता से काम किया। आज जम्मू कश्मीर जिस क्षण को वह जी रहा है, वह क्षण जम्मू कश्मीर को किसी ने सौंपा नहीं था, बल्कि अत्यंत धैर्य और सदे हुए निर्माण के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसे बनाया है। कोविड का जिक्र मैंने किया, एक स्टिमुलस पैकेज सोच समझ करके, आप सबसे चर्चा करके, और ये सुनिश्चित किया गया कि स्वदेशी उद्यम भी उतने ही गंभीर निवेश के हकदार हों जितने बड़े उद्यम हों। और आज मैं कह सकता हूं कि उसका असर भी देखने को मिला था। स्मॉल स्केल और माइक्रो इंटरप्राइजेज अब अर्थव्यवस्था का कमज़ोर किनारा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की नींव बन गए हैं। यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाओं ने नए अवसरों को गढ़ा है। हजारों ऐसे व्यवसाय इन्होंने खड़े किए हैं जो आज पता नहीं कितने परिवारों को सहारा दे रहे हैं, समाज को, जम्मू कश्मीर को स्थिरता दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नई पहचान भी दे रहे हैं। गांव और छोटे शहरों में काम करने के तरीके बदले, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक स्थापित हुई और वास्तव में जम्मू कश्मीर वास्तविक बाजार शक्ति बन सके, इस दिशा में प्रयास भी हुआ। सिंघी साहब कह रहे थे कि 400 ऑनलाइन सर्विसेज, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने वाला कोई यूटी है तो जम्मू कश्मीर है। वी आर नंबर 1 इन द कंट्री एंड मध्य प्रदेश इज नंबर 2। गुजरात आपका अभी बहुत पीछे है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात का भी जिक्र आवश्यक समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर ये फाइलों में बंद होने वाले कार्यक्रम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय चेतना है और आत्मनिर्भर और जो संपूर्ण समाज की ताकत से खड़ा हो सकता है, यह आर्थिक आंदोलन जम्मू कश्मीर के उन व्यवसायियों का है, उन किसानों का है, उन बुनकरों का है जो अपनी मेहनत से अन्न उगा रहे हैं, हस्तशिल्प में योगदान दे रहे हैं और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर के विकास का थाना बाना बुन रहे हैं। ये आर्थिक आंदोलन पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भी उन किसानों, व्यवसायियों तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के उन युवा इंजीनियरों का भी है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को नई एआई शक्ति बनाने में जुटे हुए हैं। ये आर्थिक आंदोलन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, अरुणाचल, उड़ीसा, मणिपुर के उन माइक्रो इंटरप्राइज चलाने वाले इंटरप्रेन्योर्स का भी है जो छोटी फैक्ट्री में बड़े सपने निर्मित कर रहे हैं। लेकिन इन सभी की सामूहिक शक्ति को सच्चा सम्मान तभी मिल सकेगा जब हम सब मिलकर तय करेंगे कि मेड इन इंडिया केवल एक लेबल नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार, ग्लोबल ट्रेड में विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बने। आज यहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े हुए अनेक साथी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा, जब दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति किसी उत्पाद पर मेड इन इंडिया देखे तो उसके मन में एक नया भरोसा जागृत हो। इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है।
आज मैं आपको मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए भी 2-3 निवेदन करना चाहूँगा। पहली बात, क्वालिटी, इनोवेशन और रिलायबिलिटी। और मैं चाहूँगा कि तीनों शब्द हमारे उद्योग की नई पहचान बने। मैं समझता हूँ ये कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। हमारा इतिहास साक्षी है कि भारत एक दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था के केंद्र में हुआ करता था। विश्व की कुल जीडीपी में लगभग 33% कंट्रीब्यूशन 11वीं शताब्दी में हमारे भारत का था, आपके भारत का था। न केवल भारतवर्ष स्टील, आयरन, इंजीनियरिंग उत्पाद, कपड़ों की दूर दूर तक थी उनकी मांग, बल्कि हमारे मसाले, हमारे मेडिसिन के नॉलेज, नए ट्रेड रूट, गोल्डन रोड को परिभाषित करने का काम हम भारत के लोग करते थे। फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस मूल सामर्थ्य को पुनः जागृत करने में FTII और इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, ये मेरा निवेदन होगा। आज इस अवसर पर मैं जनमानस का भी आह्वान करना चाहूँगा। स्वदेशी अपनाओ को मैं कोई नारा नहीं बल्कि एक व्यवहार मानता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के सभी नागरिकों से भी निवेदन करूँगा कि हमारी दैनिक आदतों में दिखना भी चाहिए। मैं समझता हूँ जब रघुनाथ बाजार का एक व्यापारी अपने सेल्फ पर स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता देता है तो वह केवल व्यापारिक लेन देन नहीं करता बल्कि वह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा होता है। मैं समझता हूँ जब कठुआ का एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कच्चे माल के लिए पंजाब, हिमाचल के भीतर सप्लाई चेन निर्मित करता है तब वो केवल लागत नहीं घटाता बल्कि वो इंडस्ट्री में आत्मविश्वास पैदा करता है, उसे बढ़ाता है। और जब एक कंज्यूमर विदेश में निर्मित किसी ब्रांड की खरीदारी से पहले एक क्षण रुककर सोचता है कि क्या देश में बना विकल्प हमारे पास मौजूद है या नहीं है, तब मैं मानता हूँ कि वह कंज्यूमर केवल एक उत्पाद नहीं चुनता बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देता है। मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया से संबंध तोड़ लें। इसका मूल अर्थ है कि हम दुनिया के साथ समानता और बराबरी के आधार पर खड़े हों। हमें व्यापार संतुलन स्थापित करना होगा। हमें उन प्रोडक्ट पर निर्भरता कम करनी होगी जो हम स्वयं निर्मित नहीं कर रहे हैं। साथ ही मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड ये यात्रा बड़ी लंबी है। इस यात्रा को लक्ष्य मान करके हमें ऐसा प्रोडक्शन करना होगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो, क्वालिटी, रिसर्च, डिज़ाइन, पैकेजिंग हर स्तर पर उत्कृष्ट हो। हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी यानी हमारे MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये केवल छोटे उद्योग नहीं हैं बल्कि ये लाखों परिवारों की आशाएं भी हैं, आजीविका भी हैं। देश के हर जिले, हर कस्बे में फैले हुए MSMEs सीमित संसाधनों में भी इनोवेशन करने का साहस जुटा रहे हैं। और इसलिए जब हम किसी भारतीय लघु उद्योग से उत्पाद खरीदते हैं तब हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि हम एक परिवार के भविष्य को सुरक्षित करते हैं, रोजगार, स्किल और अवसर को जन्म देते हैं। प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये समझना होगा कि व्यापार का अर्थ केवल खरीद और बिक्री नहीं होता बल्कि ये अवसरों का प्रवाह है। और अधिकतम अवसर तभी मिलेंगे जब हमारी बाहरी निर्भरता को हम मिलकर के कम कर सकें। सुनील जी, मंत्री जी, फटाना साहब, संजय जी, इन सब लोगों ने अभी आपके सम्मुख विचार रखे हैं। मैं आप सब वाकिफ़ हैं कि आज भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। युवा हमारे केवल नौकरी नहीं खोज रहे बल्कि देश में रोजगार के अवसरों का निर्माण कर रहे हैं। अभी पिछले महीने AI इम्पैक्ट समिट में कमिटमेंट तथा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एजुकेशन, इंक्लूजन, ग्रीन एनर्जी हर सेक्टर में नए समाधान देश के युवा इंटरप्रेन्योर्स के कारण मिल रहे हैं। और इसके कारण भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ रहा है कि हमारे देश में क्षमता है। अनेक नए उपाय भी
आज देश में खोजे जा रहे हैं। पिछले महीने ही निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत 7 अतिरिक्त उपायों को भारत सरकार ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है। इनमें वैकल्पिक व्यापार साधनों के लिए सहायता, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता, उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता, लॉजिस्टिक्स, ओवरसीज वेयरहाउसिंग एंड फुलफिलमेंट की सुविधा, माल ढुलाई और परिवहन हेतु लॉजिस्टिक जैसे नए इनिशिएटिव, ये सब शामिल हैं जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को बड़ी गति देने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि आज जहाँ हम खड़े हैं, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो देश को क्या ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर को क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है इस पर हमें खुले मन से सोचने की ज़रूरत है। मेरी राय से आप सहमत होंगे कि आज देश को ज़रूरत है तेज आर्थिक विकास की। ये सच है कि दुनिया में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या डबल डिजिट में हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ले जा सकते हैं ताकि जल्द से जल्द भारत दुनिया की एक मजबूत ताकत फिर से बन सके, अपने पुराने गौरव को हासिल कर सके। ये सच है कि इतिहास में हम चूक गए, हमने देर की, लेकिन जो राह हमने पकड़ी है वो राह सही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये लक्ष्य हम जरूर प्राप्त करेंगे। मंत्री जी एक ठीक बात कह रहे थे, व्यवस्था में करप्शन कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे न्यूनतम किया जाए। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि जहाँ मनुष्य है वहीं भ्रष्टाचार है। टेक्नोलॉजी और सिस्टम यही भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। करप्शन फ्री गवर्नेंस जितनी मजबूती से हम लोग दे सकते हैं ऐसी गवर्नेंस, मुझे लगता है कि देश के उज्जवल भविष्य में हम अपना योगदान निश्चित रूप से दे सकते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती टेररिज्म और मिलिटेंसी भी है। दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो मानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैं विवरण ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। आंकड़े देखेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर समझ में आएगा, लेकिन समूल रूप से आतंकवाद और इसका इकोसिस्टम, गोली चलाने वालों से वे ज़्यादा गुनहगार हैं जो इस इकोसिस्टम को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। हमारी सुरक्षा बलों के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन, सब लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी हम बड़े गफलत में पड़ जाते हैं। हमारे बगल में ही आकर के एक ऐसा आदमी बैठता है जिससे हम बड़ी अच्छी बात भी करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात करता है, लेकिन करता क्या है। इसलिए पैनी निगाह हमें सब पर रखनी चाहिए और जम्मू कश्मीर आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोग यदि पूरी तरह एक साथ खड़े हो जाएं, तो मुझे पूरा यकीन है। और ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा आवश्यक है, ये बड़ा आवश्यक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना काम करते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। शायद आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो जम्मू कश्मीर जिस गति से आगे बढ़ सकता है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के परिणाम भी कुछ आए हैं। और एक पांचवी बात मैं कह के आगे बढ़ूंगा, योग्यता के साथ जब अन्याय होता है तो मुझे लगता है दिक्कतें होती हैं। किसी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक काम के क्षेत्र में, प्रशासन में, जब अयोग्य व्यक्तियों को पद मिलता है तो देश और राज्य का बड़ा नुकसान होता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, जहाँ भी आप देखें। और इसमें आप अपने व्यवसाय में तो एक योग्य व्यक्ति को रख सकते हैं, प्रशासन में तो जो प्रशासन को देख रहे हैं वो तय कर सकते हैं कि कौन योग्य व्यक्ति है। निर्णय किसी का मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता ही को तय करना है कि योग्य व्यक्ति कौन है। और उसमें अगर जनता अपने कर्तव्य से अपचित हो जाती है तो मैं समझता हूं कि देश का बहुत बड़ा नुकसान करती है। इसलिए हमारा भी दायित्व है, हम भी विचार करें। ये बहुत आवश्यक है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। इन सब चीज़ों के कई प्रतिफल भी आए हैं। अब मैं एक छोटी बात बताता हूँ।
पिछले 4-5 वर्षों में केवल कश्मीर घाटी में 5,000 नए होटल बने। कम से कम 5,000, वो संख्या उससे ज़्यादा होगी। वो श्रीनगर हो, उसके आसपास हो, गुलमर्ग उसके आसपास हो, पहलगांव उसके आसपास हो, दूध पथरी हो, गुरेज हो, मैंने ऐसे 20 नाम और मैं ले सकता हूँ। और उसमें 95% निवेश कश्मीरियों का है। अगर एक होटल पर उसमें रेडिसन भी बना है, जिसके पास एक होटल था, एक नया तो जरूर बन गया, कई ने 2-3 बना लिए। तो कोई 200 कमरे का होटल रेडिसन जैसा, तो कोई 8-10 कमरे का है। अगर एवरेज 15 करोड़ एक होटल पर रखिए तो ये 75,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल कश्मीर में होटल पर है। एक होटल पर अगर 4 गाड़ी रखिए तो 20,000 नई गाड़ियां खरीदी गई। और ये सभी पीस के स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये अब नहीं चाहते हैं कि फिर से वो जमाना आवे, वो दौर आवे जो अभी कुछ लोग सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है स्वप्न से बाहर निकलिए। एक बड़ी तादाद है कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में जो चाहती है कि अमन और चैन बना रहे, क्योंकि उन्होंने प्रगति का आनंद अब ले लिया है। आर्थिक प्रगति से परिवार कैसे आगे बढ़ता है, परिजनों को कैसे लाभ मिलता है, उसका स्वाद उन्होंने चखा है। खोमचा वाला, रेहड़ी वाला, अनेक कैफे, रेस्टोरेंट, शिकारा, हाउस बोट, अनेक लोग इससे जुड़े हुए। मैं समझता हूँ ये सच है कि परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं, लेकिन थोड़ी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कुछ लोग इसी के इंतजार में हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी उनको कभी अवसर नहीं देने वाली हैं, वो निराश ही होंगे। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला, कुछ बात मैं कह सका। और हम ये तय कर सकते हैं कि उत्पाद हम वो खरीदें जिसमें भारत के मिट्टी की सोधी खुशबू हो। उत्पाद हम वो खरीदें जिसमें भारत के युवा का पसीने की महक हो। निश्चित रूप से हम अपने देश के लिए ये बड़ा काम करेंगे। अभी संचालक महोदय ने कहा, जम्मू कश्मीर में कल से ही होली शुरू हो गई, जब से जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के खिलाड़ियों ने अपना विजय का परचम फहराया। पूरी टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो निश्चित रूप से उसके लिए सबको बधाई। इन सब बदलावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक और बदलाव हुआ है, उस पर लोग कम ध्यान देते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ने उस सिलसिले में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। उसके 2 चरण पूरे हो गए और इस सभागार में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम चरण में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 था और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो देश के हैं उसमें 9 जम्मू कश्मीर के थे। किश्तवाड़ पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बना था, ये श्रेय जम्मू कश्मीर। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग में भी वंदे मातरम गाने वालों की बड़ी संख्या थी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा चरण समाप्त हो गया, उसमें भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 है। पहली बार नंबर 2 उत्तर प्रदेश था, इस बार नंबर 2 राजस्थान है दूसरे चरण में। और मुझे लगता है कि आपसे मैं निवेदन करूंगा कि तीसरे चरण में भी बड़ी संख्या में भागीदारी करके तीसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 रहे, इसको सुनिश्चित करने में आप योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का मूल तत्व है आत्मविश्वास। अपने स्किल, अपने परिश्रम, अपनी टेक्नोलॉजी पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इसी आत्मबोध के साथ हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा एंटरप्रेन्योर भारतीय उत्पाद बेचे, मैन्युफैक्चरर्स हमारे क्वालिटी के उत्पाद बनावें, आम नागरिक स्वदेशी अपनाए और सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बने। ईश्वर निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा और भारत अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।